अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जॉब्स पर अप्लाई कर रहे होंगे और टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके जी, एक नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 16 ऐसे पॉइंट्स लाई हूँ जिस पर अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, आई विल बेट कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस टेस्ट के जो ये पार्ट है प्रोफेशनल वाला पार्ट, इसको आप क्रैक करके ही जाओगे। मतलब हर हाल में आपको इंशाल्लाह आप वो जो 10 नंबर्स का प्रोफेशनल से एमसीक्यूज आने वाले हैं, आप उसको डन कर लोगे इंशाल्लाह ताला। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो के टेस्ट से रेलिवेंट है या फिर जो जॉब से रेलिवेंट है वो आपको सबसे पहले मिले। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक हमारे पास है एफजीईआई प्रोफेशनल एजुकेशन। बेसिकली यहाँ मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। आपने जब सिलेबस देखा था एफजीआई की, मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बार बार सिलेबस को डिस्कस किया है। ठीक है, सिलेबस के अंदर वहां पे प्रोफेशनल का एक उन्होंने प्रॉपर नाम मेंशन किया है कि आपके प्रोफेशनल से भी 20% जो है वो सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ये जो 20% होगा, अब मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, अगर आप गूगल के अंदर जा रहे हो सर्च कर रहे हो, तो वो आपको पेडागोजी दिखा रहे हैं, हर जगह पेडागोजी दिखा रहे हैं। बट प्रोफेशनल इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। पेडागोजी इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल, बट इट्स नॉट द कंप्लीट प्रोफेशनल। समझ आ रही है बात आपको? सो इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ पेडागोजी बल्कि जितनी भी प्रोफेशनलिज्म के अंदर चीजें आती हैं वो सब के सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ, हर एक टॉपिक की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, तो आपने उस चीज को अच्छे से समझ लेना है। आई विल ट्राई द बेस्ट कि मैं आप लोगों को मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें समझा पाऊँ। सो स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे पहली चीज हमारे पास है ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि ये जो प्रोफेशनल का पार्ट है वो हमारा जो एफजीईआई का टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहीं पर ही मार्क्स लूज कर देते हैं। सो इसलिए आपने अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है कि भाई प्रोफेशनल की बात कर रही है, पेडागोजी की बात होगी, बट pedagogy is a part of the professional, right? So हमने इस बात को क्लियर रख के चलना है। सो प्रोफेशनल के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आएंगी। टीचिंग अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्लास हैंडलिंग स्किल्स आएगी, यानी आप क्लास में कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, असेसमेंट नॉलेज, लर्निंग थ्योरीज, प्रैक्टिकल टीचिंग अप्रोच, राइट? अब चूंकि एफजीईआई हमें पता है कि ईएसटी की जॉब्स है, एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग की जॉब्स है, और हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा जो जोर है वो दिया जाता है पेडागोजी के ऊपर। और विच मीन्स कि आप किसको टीच कर रहे हो? जो छोटे बच्चे हैं आप उनको जो है यहाँ पे टीच कर रहे होते हो। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे ना स्टार्ट में ही दो वर्ड्स लिखे हैं, एक है पेडागोजी, एक है एंड्रागोजी। तो इन दोनों के दरमियान में मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या है। जब पेडागोजी की बात कर रहे हो, बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है और आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चों को। और एंड्रागोजी होती है जब आप अडल्ट्स को पढ़ाते हो, लाइक आई एम टीचिंग यू, राइट? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों का बीएस कंप्लीट है, आप लोगों को अगर मैं जस्ट टू द पॉइंट बात बता रही हूँ, इसका मतलब है कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो ये एंड्रागोजी है। समझ आ गया डिफरेंस? अब पेडागोजी में हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर डिसाइड करता है उसने बच्चे को क्या पढ़ाना है, कहाँ से लेके चलना है, कौन सा टॉपिक पहले है, कौन सा बाद में है, एवरीथिंग। एंड्रोलॉजी के अंदर ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, यानी ये डिसाइड करेंगे आप लोग कि आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछ रही होती हूँ कि ठीक है आज मैं आपको ये प्रोफेशनल का पार्ट करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने कौन से टॉपिक से रिलेवेंट पढ़ना है। सो यू विल डिसाइड। मेजोरिटी जो कमेंट्स हमारे पास होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी, ऐसे ही है। सो ये होता है एंड्रोगोजी। सो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया है, और यहाँ पे भी वही सारी बात है कि एंड्रोगोजी जो है अडल्ट लर्निंग के लिए होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है फीचर्स के अंदर। प्लस इसका थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंस भी समझा दिया आप लोगों को जल्दी से, कि पेडागोजी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, टीचर सेंटर है, डिपेंड करना है लर्नर्स के ऊपर, उसके हिसाब से यानी स्ट्रक्चर जो है वो टीचर डिसाइड करेगा एवरीथिंग, और एंड्रोगोजी के अंदर स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग चल रहे होते हैं, राइट? अब जब हम बात करें पेडागोजी के अंदर, पेडागोजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये जो है मैं आपको बता दूं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आपके पास एक ना एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, राइट? अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके पास सिर्फ सिंपल एक टैक्सोनॉमी नहीं है, बल्कि इससे रेलेवेंट कुछ चीजें और भी हैं। जैसे हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी है, तो जो हम और हमारे पास रिवाइज टैक्सोनॉमी भी है, यानी तीन चीजें हमारे पास इकट्ठे हम लेके चलेंगे ताकि हमारे पास
क्लियर हो, राइट? पहले मैं ब्लूम्स का बता दूंगी, फिर रिवाइज का, फिर सोलो का, और फिर जल्दी से हम कंपैरिजन करके हम देख लेंगे कि कौन सी टेक्सोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि ये डेवलप की गई थी अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, और जिसका नाम था बेंजामिन ब्लूम, राइट? और ये कब दी गई थी? 1956 के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का बेसिक पर्पस क्या था? उन्होंने इसलिए ये दी थी कि आपने एक बच्चे को किस तरह से डेवलप करना है, उसका किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। तो इसने क्या किया, इस बंदे ने, इसने 3 डोमेन्स आपको बता दी, एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव और एक साइकोमोटर, ठीक है? अब उसने कहा कि जो बंदा इस 3 चीज़ों को लेकर एक बच्चे पे काम करेगा, 110% चांसेस है कि वो बच्चा जो है वो अच्छा ग्रूम चाइल्ड होगा, ठीक है? अब वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन आपकी क्या है कि जो रिलेट कर रही है नॉलेज और थिंकिंग स्किल्स से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन जब आप एक किसी बच्चे के मेंटल एबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि आप उसी कॉग्निशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने क्या कहा कि पहली चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि कॉग्निटिव डोमेन पे आपने उसके काम करना है। अच्छा, ये जो चीज थी ये उसने दी है आपको 1956 के अंदर, ठीक? ये बात अपने माइंड में रखनी है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी कब दी गई थी, तो आपने अपने माइंड में रखना है 1956 के अंदर इसको आपको बताया गया था। कॉग्निटिव डोमेन के हमारे पास 6 लेवल्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अच्छा, मैं इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपने अपने माइंड में कैसे रखना है कि आपने बच्चे को पहनानी है एक कैप, ठीक है? जब आप बच्चे को कैप पहना दोगे तो आप समझ लें कि बच्चा आपका इस काबिल है कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपने एक वेल एजुकेटेड और पॉजिटिव स्टूडेंट को ग्रूम कर दिया, ठीक? अब कैप से क्या मुराद है कि आपने उसकी कॉग्निटिव डोमेन पे भी वर्क किया है, ए से अफेक्टिव डोमेन, पी और साइकोमोटर पे आपने उस पे वर्क किया। यानी इन तीनों लफ्ज को अपने माइंड में रख सकते हो कि आपकी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो इस कैप के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? ठीक है जी, मैं आपसे बात कर रही थी कॉग्निटिव डोमेन पे, यानी आप बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हो। उसके 6 लेवल्स हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। नॉलेज क्या है? आपने सबसे पहले बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एक छोटे बच्चे को आप देख रहे हो जो कि अभी अभी आपकी क्लास में आया है, उसको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या पढ़ा है क्या नहीं, आप एक बॉल उठा के उसको देते हो, आप कहते हो बच्चा दिस इज अ बॉल, यू कैन प्ले विद दैट, राइट? सो अगर आप उसको बता रहे हो एक बॉल के बारे में, ठीक, एक बड़ी बॉल है, एक फुटबॉल है, फिर एक क्रिकेट बॉल है, आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप उसको बता रहे हो पहले ये चीज है क्या। सो दैट कॉल्ड बी नॉलेज। देन आपके पास है कंप्रीहेंशन, यानी कंपैरिजन करना। अब बच्चे को आपने वो जो दो बॉल्स दी हैं, एक क्रिकेट बॉल है और दूसरी आपके पास फुटबॉल बॉल है, तो आप उसको दिखा रहे हो, तो बच्चे को कंपैरिजन करना आ गया कि ठीक है भाई, इस बॉल से मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ और ये बॉल जो है मैंने क्रिकेट में यूज करनी है, राइट? उसके बाद एप्लीकेशन, यानी बच्चे ने उसको अप्लाई करना है। एनालिसिस, एनालिसिस यानी वो तज्जिया करेगा उस चीज को लेके। सिंथेसिस, जो उसने तज्जिया किया है उसको वो जोड़ेगा, मिलाएगा कि ठीक है मैं इस चीज को कैसे यूज कर सकता हूँ। इवेल्युएट कर लेना, यानी अब उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ठीक है ये मेरी इवेल्युएशन है, ये मेरा कंक्लूजन है, आई विल गो विद दैट, राइट? तो ये 6 लेवल्स हमारे पास आ गए कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। सो बेसिकली आपके पास जो एमसीक्यूज आता है वो किस तरह से आता है कि आपने कॉग्निटिव डोमेन के आपके पास लेवल्स कितने हैं। सो वो आपको ऑप्शंस में देंगे 6, 5, 4 और 3 या 6, 7, 8, 9। सो आपको माइंड में होना चाहिए कि आपके पास 6 लेवल्स हैं। अब हमारे पास जब कॉग्निटिव डोमेन दे दी गई, मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ एक और टैक्सोनॉमी है जो कि हमारे पास है रिवाइज टैक्सोनॉमी, उसको मैं साथ साथ लेकर चलूंगी। सो कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स आपने देख लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये सब के सब आपके पास नाउन्स है। नॉलेज इज अ नाउन, कॉम्प्रिहेंशन इज अ नाउन, एप्लीकेशन इज अ नाउन, ये सारे के सारे आपके पास नाउन है। तो रिवाइज जब टैक्सोनॉमी आई, अब ये किसने दी कि जो ब्लूम्स का अपना स्टूडेंट था, उसने कहा कि नहीं भाई ये तो चीज गलत हो रही है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे नाउन हो रहे हैं जबकि ये नाउन की जगह पे होना चाहिए वर्ब। तो इस चीज को देखते हुए उसने अपनी एक टैक्सोनॉमी दी जो कि रिवाइज टैक्सोनॉमी थी, और उसने कहा कि हम नॉलेज को रिप्लेस करेंगे रिमेम्बरिंग के साथ। यानी हमने इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन बच्चे को रिमेम्बर भी तो होना चाहिए ना, कि जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड की गई है वो उसको पता तो हो, उसको याद तो रहे कि ठीक है, वो डिफरेंस कर सके कि भाई अगर वो कहीं पे जा रहा है और अगर वो किसी सिचुएशन में है तो उसको वो चीज याद रहे, वो रिमेम्बर कर सके, फिर उसको अंडरस्टैंड कर सके, देन उसको अप्लाई कर सके, एनालाइज कर सके। अब उन्होंने क्या कहा कि जहां पे सिंथेसिस हमने बात की थी वहां से उसने इवेल्युएटिंग, यानी ये दो चीजों को उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे उसने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है?
अब उसने क्या कहा कि हम पहले एनालाइज करेंगे चीजों को, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे, और तीसरे पे हम अपने लिए क्रिएशन यानी हम सोचेंगे, क्रिएट करेंगे चीजों को। बात समझ आ गई? तो ये थी हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स अपने अपने माइंड में रखने हैं कि हमारे पास जो लोएस्ट लेवल है वो है रिमेम्बरिंग, और हाईएस्ट लेवल हमारे पास होगा क्रिएटिंग का, राइट? एंड इवेल्युएशन बिकेम इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसिस बिकेम क्रिएटिंग। क्या मतलब है कि हम इवेल्युएशन से हमने उसको चेंज किया इवेल्युएटिंग के अंदर, ठीक है? यानी हम उसको पहले इवेल्युएशन कर रहे थे, फिर हमने उसको कर लिया, फिर सिंथेसिस हमारे पास था, यानी हम चीजों को जोड़े थे और फिर हमने वहां से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर द मेन एमसीक्यूज पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर? ओके जी, सेकंड में हमारे पास है अफेक्टिव डोमेन। अच्छा, कॉग्निटिव का मैंने आपको बताया कि मेंटल के ऊपर काम कर रहे हो, जब आपने बच्चे की मेंटल स्किल्स के ऊपर काम कर लिया, अब दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही है, विच इज कि आप उस बच्चे के एटीट्यूड पे काम, उसके भी हमारे पास लेवल्स हैं, यानी हमारे पास 5 लेवल हैं जब हम बच्चे के एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। क्लियर? सो पहला लेवल जो हमारे पास है दैट इज रिसीविंग। ठीक? रिसीविंग अब आपके पास क्या होती है कि कोई भी बच्चा अगर आपके पास है, वो किसी भी चीज को जो इर्द गिर्द की चीजों को है वो उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा। ठीक है? यानी देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द ही जो बात को सुन ही नहीं रहे होते। यानी अगर हम उसको कोई बात कह रहे हैं ना कि बेटा आपने ऐसे नहीं ऐसे करना, तो वो आगे से फौरन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो पहले सुने फिर उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करे। सो ये जो चीज है रिसीविंग वाली, ये उसके अंदर आ जाएगा कि आपने लिसन करना है एटलीस्ट के रिसीविंग है क्या। दूसरी चीज हमारे पास है रिस्पॉन्ड। अब देखो, रिस्पॉन्ड हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समटाइम्स हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और समटाइम्स बात पॉजिटिव होती है लेकिन हमारा चूंकि माइंड इतना उलझा हुआ होता है, हम उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, बट इट डजेंट मैटर, राइट? आपने बच्चे को सबसे पहले सुनना सिखाया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड करना सिखा दिया कि बच्चा आप एटलीस्ट सुनो अगले वाला क्या क्या कह रहा है। जब आप रिस्पॉन्स करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने थर्ड वाली चीज को यहाँ पे किया, यानी आपने उसको वैल्यू दी है। आपने सुनने के बाद सिर्फ उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने उसको वैल्यू भी दे दी। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने जो चीज सुनी उसको वैल्यू दी, फिर आपने उस चीज को ऑर्गेनाइज किया कि आप किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हो। फिर आपने करेक्टराइज उस चीज को कर लिया, यानी आपने सही और गलत में तमीज की। यानी अगर किसी ने आपसे कहा है कि फलां बंदा झूठ बोल रहा था, आपने उस बात को सुना, देन आपने उसको रिस्पॉन्स किया, नो नो दिस इज नॉट करेक्ट, वो बंदा जो है झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। आपने उसके एक तो करेक्शन किया, दूसरा आपने उसको वैल्यू दिया, तीसरा आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करके उसको करेक्टराइज कर दिया, उसको सही गलत का बताया कि नहीं, यू आर गेटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, द पर्सन हु वाज टॉकिंग टू द अदर वन, वो सच बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, राइट? सो इस तरह से चीजें आपके पास अफेक्टिव डोमेन में चलती हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेके जाऊंगी, विच इज साइकोमोटर डोमेन। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन हमारे पास किससे रिलेट कर रही होती है, फिजिकल और मोटर स्किल से। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि साइकोमोटर जो डोमेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द, लाइक जो चीज अपने हाथों से कर रहे हो, ये सारी चीजें, बट आई थिंक ये आपके मेंटेलिटी को भी रिलेट कर रहे होते हैं। अब इसके भी आपके पास लेवल आ जाते हैं, और इसके टोटल लेवल आपके पास है 7। ठीक है जी। सबसे पहला आपके पास लेवल है परसेप्शन, यानी आप किसी चीज को किस तरह से परसेप्ट कर रहे हो, किस तरह से आप उसका आइडिया ले रहे हो। देन सेट, अब आपने जब किसी चीज का परसेप्शन ले लिया, आपको आइडिया हो गया कि ठीक है ये चीज इस तरह से है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट बना लो कि ठीक है मैंने ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बताया कि फेडरल के अंदर जॉब्स आई हुई हैं एफजीईआई की, सो अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर लो। अब आपको आइडिया मिल गया कि अच्छा मैंने जॉब तो करनी है, सो ठीक है देखते हैं, अब सोच रहे हो, अब आप सेट अपने माइंड सेट क्या किया कि ठीक है यार अप्लाई करने में क्या हर्ज है, अप्लाई कर देते हैं। अब आपने माइंड बना लिया। थर्ड पे आपके पास आएगी गाइडेड रिस्पॉन्स। अब आप कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको गाइड कर सके, लाइक आई एम गाइडिंग यू राइट नाउ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, राइट? इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने माइंडसेट बना लिया, आप जाओ अपना जो उसकी वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई करो, देन यू हैव टू गो विद द टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट की प्रिपरेशन करो, फिर इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाओगे, एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द इंटरव्यू। और फिर इंटरव्यू के बाद आपके सिलेक्शन हो गया, एंड दैट्स
राइट। अब मैंने आपको गाइड कर दिया, आपने अपने माइंड में चीज रख ली, तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल गई। अब मैकेनिज्म क्या होगा कि जो आपको गाइडेंस मिली है आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स जब आप बात कर रहे हो यहाँ पे, अब देखो आपने उस पर काम किया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं मालूम, बट आपने जब उस पर जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपने मेरी वीडियोस को देखा और वीडियोस देखी, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया, आपने डिफरेंट पेपर्स को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजें आपने ढूंढी और फिर आपको पता चले कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो शायद यहाँ पे मिसिंग है। तो जब आप वो मिसिंग पॉइंट्स उठा के आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि मैम यू जस्ट मिस्ड दैट पार्ट, ताकि आप मुझे क्यों बता रहे हो, ताकि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आपने एक नई चीज को लाके मेरे नॉलेज में इजाफा किया है, सो दैट इज कॉम्प्लेक्स ओवर स्मार्ट। समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास है एडेप्शन। अब एडेप्शन क्या होगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जैसे मिल गई, ठीक। लेकिन अब इसी सारे इंफॉर्मेशन को, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इस सारे इंफॉर्मेशन को आप यूज करके आप किसी और जगह पर अप्लाई कर सको, जैसे किसी और टेस्ट के लिए, जैसे अभी STI की जॉब्स आएंगी या और हमारे पास डिफरेंट जॉब्स आती हैं, तो उसके लिए एडेप्शन यानी आप किसी और सिचुएशन में इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर सको। फिर ओरिजिनेशन आपके पास आ जाती है, और ओरिजिनेशन में हमारे पास न्यू मेथड्स बनाने लग जाना कि ठीक है मैं इस इंफॉर्मेशन को और कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी साइकोमोटर डोमेन के अंदर। अच्छा, अभी तक ये सारी जो चीजें आपको बताई है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये मैंने इसलिए दी ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो सके, बट ये बेसिकली वर्क करती है स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रख के आगे चलना है। नेक्स्ट चलते हैं सोलो टैक्सोनॉमी। आई होप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको समझ आ गई है। मैं जल्दी से इसको समराइज करूंगी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे था कॉग्निटिव, मेंटल हेल्थ पे आप काम कर रहे हो, अफेक्टिव बिहेवियर एटीट्यूड पे आप काम कर रहे हो, साइकोमोटर फिजिकल एंड मोटर स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे चीज है वो है सोलो टैक्सोनॉमी। आपने सबसे पहले तो अपने माइंड में रख लेना है इसका एब्रिविएशन, व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। दूसरी चीज ये है कि किसने दी थी, जॉन बिग्स एंड केविन कॉलिज ने, और कब दी थी, 1982 के अंदर। अब इसने भी कुछ लेवल्स आपको यहाँ बताए थे। सबसे पहले हमारे पास था प्री स्ट्रक्चरल, यानी आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी बात को लेके। उसके बाद आपके पास था यूनि स्ट्रक्चर, यानी इस लेवल पे आपके पास जो लर्नर है वो अंडरस्टैंड कर रहा है सिर्फ एक एस्पेक्ट को, एक टॉपिक को, यानी सिंपल उसको एक चीज पता चली कि ठीक है फेडरल में हमारे पास जॉब्स आई हुई हैं, कि उसको एक यूनि स्ट्रक्चर लेवल, यानी उसको एक एक पॉइंट समझ आ गया। मल्टी स्ट्रक्चर में क्या है कि उसके बारे में उसने अंडरस्टैंड करना शुरू किया इंडिपेंडेंटली, और उसने देखा कि ठीक है किस तरह से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। अब रैशनल में क्या होगा कि जो उसने आइडियाज को गैदर किया है अब वो उनको कनेक्ट करेगा और रिलेशनशिप बना के उसको अंडरस्टैंड करेगा। देन हमारे पास यहाँ एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्ट, यानी अब उसको पता चल गया और इस लेवल के बाद अब वो जनरलाइज करेगा आइडियाज, ठीक है, न्यू सिचुएशन के अंदर, यानी उसने खुद से एक्सटेंड किया अपने आइडिया को। तो ये पांच जो लेवल्स हैं हमारे पास, ये आते हैं सोलो टैक्सोनॉमी में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि हाईएस्ट सोलो लेवल हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, कि आप किस तरह से अप्लाइज और जनरलाइज कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास है रैशनल लेवल, यानी जब आपको पॉइंट्स पता चल गए आपने उनको किस तरह से कनेक्ट कर लिया। यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, अब प्रोफेशनल की हम चूंकि बात कर रहे थे, प्रोफेशनल के अंदर हमने कहा था कि हम पेडागोजी को ही पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सीट्स हैं वो टीचिंग के लिए ऐसे ही है। तो पेडागोजी के अंदर चूंकि हमने पढ़ाना है तो हमारे पास मेथड्स होने चाहिए टीचिंग के। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए बच्चा दैट टीचिंग इज एन आर्ट, राइट। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप टीचिंग के साथ टीचर को भी बात कर रहे हो तो टीचर आपके पास एज अ प्रोफेशनल एक एक्टर होता है, ठीक है। सो जब आप टीचिंग में जा रहे हो तो आपको अपने माइंड में होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन लाइक जो कि लेस इमेच्योर भी हो सकता है और मैच्योर पर्सनैलिटी, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर a very mature person, right? That's why you are here, you are watching this video. सो आप, मैं यहाँ पे अगर मैं एंड्रोगोजी के अंदर हूँ, मैं एडल्ट के साथ बात कर रही हूँ, आप भी मेच्योर है, मैं भी मेच्योर हूँ, वी आर डिस्कसिंग समथिंग, राइट। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, यू आर वाचिंग द वीडियो, एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर कि आप चीज को समझ रहे हो। अब हम चूंकि मेथड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचिंग को हमने क्लियरली समझ लिया है कि ये एक ऐसा इंट्रैक्शन है जो दो लोगों के दरम्यान में हो सकता है, या तो वो मेच्योर मेच्योर होंगे या फिर एक मेच्योर होगा और दूसरा लेस मेच्योर होगा, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं जिसमें टीचिंग
टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल। अब टीचिंग अप्रोच आपके पास क्या होती है कि आपने देखना है कि आप टीचर सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड। मेथड आप कौन सा अप्लाई यूज कर रहे हो, कंप्यूटर को यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे, जैसे मैं अभी वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर रही हूँ इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, या आप अपने क्लासरूम बैठ बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हो। स्टाइल आपका कैसा है, जैसे अब आपको पता है कि एट यूनिवर्सिटी लेवल और एट स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल आपके पास एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट के 5 टीचर्स हैं तो एक टीचर ऐसा होता होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। व्हाई? बिकॉज़ उसकी जो टीचिंग स्टाइल है वो पढ़ाने का आपको शायद अच्छा लगता हो, या उसका बात करने का या उसका बिहेवियर लाइक ऐसे कुछ था उसके अंदर जो बहुत आपको पसंद था। सो दैट्स कॉल्ड टीचिंग स्टाइल, राइट? सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग के मेथड्स में। अब मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हमारे पास या क्या है कि जो रूल्स आप यूज़ कर रहे हो प्रेज़ेंट करने के लिए वो आपके पास कहलाते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। पहला है कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, इजी फ्रॉम पार्ट टू होल, थोड़ा सा पढ़ाओ और उससे रेलिवेंट थोड़ा थोड़ा करके आप टॉपिक को एक्सटेंड करते चले जाओ। देन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी आपने बिल्कुल माइनर सी कोई बात स्टार्ट की और फिर आप उसको करते करते कहीं पे एक बड़े जिसे कहते हैं ना चीज की तरफ ले आए। फिर फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीन, यानी आपने पहले एक विजुअल, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रहे हो, आपने पहले एक विजुअलाइजेशन की तरह आपने पिक्चर बच्चों को दिखाई, आपने सब कुछ बता दिया और फिर आप उसको बियॉन्ड लेके चले गए कि ठीक है अगर इस पिक्चर के अंदर बच्चा प्ले कर रहा है अपने मदर के साथ तो और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अब आप अनसीन की तरफ ले आए हो तो ये भी आपके टीचिंग के अंदर आ सकता है। पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अच्छा आपको मैं बता दूं, ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने अपने माइंड में रख लेनी है। देखिए इंडक्शन क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर, यानी आप पहले पर्टिकुलर चीज से जनरल की तरफ आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास हो 50 लीटर्स ऑफ मिल्क और हमारे पास हो 5 लीटर्स। क्या करोगे, 5 को 50 में ऐड करोगे ना, 50 को तो 55 में ऐड नहीं कर सकते, तो 5 आपका पर्टिकुलर हो गया, 50 आपके पास जनरल है तो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। अब डिडक्टिव में क्या होगा, डिडक्टिव मतलब है डिडक्शन जनरल टू पर्टिकुलर, यानी अगर मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस टेस्ट की तैयारी करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, ये होगी जनरल बात। अब मैं इसको पर्टिकुलर कैसे बनाऊंगी, अगर मैं कह देती हूँ कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी इस टेस्ट को पास कर लोगे, राइट? सो मैंने पर्टिकुलरली आपको चूज करके आपसे बात की है, सो दैट कॉल बी डिडक्टिव मेथड। देन हमारे पास है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी छोटी छोटी चीजों को तोड़कर उसको फिर जोड़ लेना, ठीक। फ्रॉम एम्पिटी को रैशनल, यानी आपने वही बात है कि आपने छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा किया और फिर उससे बड़ी चीज बना दी। रैशनल यानी कनेक्ट कर दिया चीजों को। फीचर्स ऑफ टीचिंग, अब फीचर्स हमारे पास क्या है कि जो गुड टीचिंग है वो बेसिकली मेजर्ड की जाती है स्टूडेंट की लर्निंग से। आपको ये बात समझ आ रही है कि किस तरह से आप स्टूडेंट को समझा रहे हो, किस तरह से जो बच्चा है वो टीचिंग से किस तरह से लर्न कर रहा है, किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टिमुलेशन, जो हमारे पास फर्स्ट पे बात उन्होंने यहाँ पे की है, यानी आपने बच्चे के अंदर इंटरेस्ट एक्साइटमेंट किस तरह से क्रिएट की है वो चीज। दूसरे आपके पास ड्राइंग आउट नॉट बोरिंग इन, यानी आपने उस बच्चे को सिखाना है कि वो किस तरह से उस चीज को अपने ही माइंड में ड्रॉ कर सकता है। एक्टिव आपने उसको रखना है प्रोसेस के दौरान कि बच्चा जो है वो खुद पार्टिसिपेट करे। उसके बाद हमारे पास मैच्योर स्किल्स हैं, यानी आपने उसको स्किल्स की तरफ लेके आना है, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए और को रिलेट करना है। सो आई थिंक ये फीचर्स बहुत इजी है, आप लोगों ने इसको देख लेना। स्टिल कोई कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब टीचिंग मेथड आपको पता है कि एक ब्रॉड अप्रोच है और हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम उसको यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए, जबकि टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो एक स्पेसिफिक टेक्निक होगी जो कि मेथड के अंदर हम यूज करेंगे। क्लियर? अब टीचिंग मेथड में हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक मैक्रो और दूसरी होती है हमारे पास माइक्रो। जो इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रो। अब मैक्रो क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, जैसे 1 आवर 1 and 30 आवर, और फिर आप जो है एक वीडियो बना के आप किसी को समझा रहे हो और आपके पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है जिसको आप पढ़ा रहे हो। लेकिन माइक्रो क्या होता है कि आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे 5 to 10, ड्यूरेशन आपका होगा 5 to 10 मिनट्स और आप पढ़ा रहे होगे। ये जो अप्रोच है ये कब यूज होती है, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं टीचर्स को, तब इस वाली अप्रोच को यूज किया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है।
माइक्रो अप्रोच को। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग। अब वो जो सिमुलेशन है बेसिकली उसका मतलब है क्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन थ्रू मॉडल्स और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। यानी आप जो है रियल लाइफ को देख के कि इर्द गिर्द में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस तरह से पढ़ाते हो, सो दैट वुड बी सिमुलेशन मेथड। इसके बाद हमारे पास है CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब बेसिकली ये अलाउ करता है लर्नर्स को कि वो डेली इंटरेक्ट करें कंप्यूटर्स के साथ एजुकेशन पर्पस के लिए। अब इसके अंदर कैसे हमारे पास मोड्स होते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती है, डिस्कवरी, सिमुलेशन, गेमिंग, यानी हर डिफरेंट तरह की हमारे पास चीजें यहाँ पे आ रही हैं जिसको हम यूज करते हुए हम जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्यूटोरियल है, इसमें यानी कंप्यूटर टीचर की तरह गाइड करेगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस है तो यानी हम रिपीटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिस्कवरी मोड, स्टूडेंट खुद डिस्कवर करे। ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चल रहे हैं टीम टीचिंग, मल्टी ग्रेड टीचिंग और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ। टीम टीचिंग क्या होती है बेसिकली, मैं आपको एक एक लाइन में बताने वाली हूँ। जब एक से ज्यादा टीचर मिलकर पढ़ाते हैं तो उसको टीम टीचिंग कहते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक ही टीचर मल्टीपल क्लासों को पढ़ाता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि अगर मैथ्स का टीचर वो ग्रेड 7, 8, 9 को भी पढ़ा रहा है, डिफरेंट ग्रेड्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो मल्टी ग्रेड टीचिंग हो जाएगी। और जब इंडिविजुअलाइज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हर स्टूडेंट की नीड के मुताबिक टीचिंग की जाएगी। जैसे आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग में वन ऑन सेशन चला हुआ है, यानी आप एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट को पढ़ाओगे, तो वहां पे आ जाते हैं इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब टीचिंग अप्रोच को हम देख लेते हैं। बेसिकली टीचिंग अप्रोच जो है एक फिलॉसफी है ओवरऑल, और आप ये कह सकते हो कि ऐसा बिलिंग सिस्टम है जो गाइड करता है कि आपने किस तरह से पढ़ाना है या क्लासरूम को किस तरह से रखना है। तो हमारे पास पहला है टीचर सेंटर अप्रोच, यानी इसमें टीचर जो है कंट्रोल करते हैं लर्निंग प्रोसेस को और स्टूडेंट्स को। मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं लेक्चर, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसके अंदर हमारे पास फोकस किया जाता है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट और एक्टिव लर्निंग को। और इसके अंदर जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड, डिस्कशन मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम, ये सारी चीजें। और थर्ड में हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी स्टूडेंट्स बिल्ड करते हैं नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस, अपने रिफ्लेक्शन, अपने इंटरेक्शन के साथ, और फिर वो अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी यहाँ पर क्या करना है कि जो स्टूडेंट है वो लर्न कर रहा है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, डिफरेंट रोल ड्रामास करके सिखाया जाता है लोगों को, तो वो एक्सपेरिमेंटल में आ जाता है। कोलैबोरेटिव के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कोलैब कर रहे हो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ वर्क कर रहे हो और आप वहां से सीख रहे हो, जिसमें ग्रुप वर्क, पीयर टीचिंग, जिगसॉ मेथड आ जाता है। अब जिगसॉ मेथड के अंदर आपके पास इस तरह से ग्रुपिंग की जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम और आपने क्लास के अंदर 4 क्वेश्चंस करवाए, देन आपने क्या किया कि आपने 4-4 के ग्रुप बना दिए और हर एक ग्रुप को एक ही क्वेश्चन समझा दिया। देन व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, आपने एक ग्रुप को एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन समझाया। फिर आपने उस ग्रुप के हर एक स्टूडेंट को बाकी के 3 जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब हर ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसी तरह आप क्वेश्चन 2, 3 और 4 के साथ करोगे, तो हर ग्रुप के अंदर एक-एक स्टूडेंट वो होगा जिसको क्वेश्चन 1 आता होगा, क्वेश्चन 2 आता होगा, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इस तरह से वो मिलकर एक-दूसरे को समझाएँगे और वो वहाँ से कोलैबोरेट करके लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी एक ऐसी अप्रोच जो इमोशनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे पास डिस्कशन आ जाती है, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, यानी जब लोग आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, तो वहां पे हमारे पास ये अप्रोच आ जाती है। देन हमारे पास मॉनिटेसरी अप्रोच आती है, जो कि इंट्रोड्यूस कराती है सेल्फ डायरेक्टेड और हैंड ऑन लर्निंग अप्रोच को। और ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोअर ग्रेड्स के लिए, लाइक फॉर द केजी, PG1, नर्सरी, प्रेप, इन सब के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे मेथड्स भी उनके बता दिए गए हैं। ब्लेंडेड लर्निंग आपके पास क्या है कि जब आप कंबाइंड फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हो तो वो ब्लेंडेड आपके पास आ जाता है। लाइक ये हमारे पास ऑनलाइन क्लासरूम्स भी इसी के अंदर आते हैं। देन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अप्रोच, जैसे मैंने आपको पहले भी दी थी, जिसमें फिजिकली तो आप नहीं पढ़ा रहे होते लेकिन आप उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे होते। जैसे अभी तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि चूंकि मैं वन ऑन वन सेशंस लेती हूँ, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा होता है, ठीक है। अब जितनी भी चीजें होंगी बच्चा वहां पे मुझसे डिस्कस कर सकता है, वी कैन डिस्कस, आई कैन डिलीवर द लेक्चर। और
क्या हो सकता है कि मैं उसको क्वेश्चंस देके प्रैक्टिस भी करवा सकती हूँ, ये सारी चीजें। तो जब आप वन ऑन वन की तरफ जाते हो तो वहां पर भी आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, बट ऑनलाइन लर्निंग में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वन ऑन वन ही लो, आप ग्रुप जो है स्टडीज भी करवा सकते हो, आप ग्रुप क्लासेस भी बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा टीचिंग मेथड। अच्छा, यहाँ तक आने से पहले 2 मिनट का पॉज लें और सोचें कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ रिवाइज करें माइंड पे अंदर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, जनरल मेथड के अंदर आपने टीचिंग अप्रोच। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ बता आई हूँ पीछे, और उस सब में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लेवल्स है, वो भी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ब्लूम्स के अंदर आपने कैप पहनानी है, रिवाइज के अंदर हमने नाउन से वर्ब के अंदर चले गए, सोलो के अंदर हमने क्या किया था, सोलो टेक्सोनॉमी के अंदर हमने बात की थी कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे लेवल्स को, प्री लेवल से लेकर हम एक्सटेंडिंग तक चले गए थे। देन टीचिंग, मैक्सिमम टीचिंग फीचर्स, हमने सारी चीजें देख ली थी। फिर टीचिंग मेथड्स को हमने माइक्रो मैक्रो इसको हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह से हम कंप्यूटर को यूज करके चल सकते हैं, यह सारी चीजें हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स की, कि हमने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यहाँ पे देखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो पेडागोजी से रिलेवेंट हम सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है टीचिंग मेथड्स, यानी हमने लेक्चर मेथड किस तरह से आपने करना है। सो लेक्चर मेथड के आपने आपको पता है कि टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसने क्या पढ़ाना है। एडवांटेज क्या होता है, टाइम बचता है आपके पास, जो लार्ज क्लास के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जो हमारे पास हायर क्लासेस होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि बच्चे कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि टीचर ही सबसे ज्यादा पढ़ा रहा होता है। दूसरा, आपके पास डिस्कशन, आपको पता है डिस्कशन कर रहे हो तो मतलब इसके अंदर आपका स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं चीजें, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो डिस्कशन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी ये आपके पास बेसिकली टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। से ज्यादातर बेटर होता है आपके पास साइंस के अंदर या फिर स्किल डेवलपमेंट के अंदर। फिर है एक्टिविटी मेथड, यानी आप अपने एक्टिविटीज करवा के बच्चों को लर्निंग सिखाते हो, जो कि बेसिकली लोअर ग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाई जाती है जिससे बच्चे लर्न करते हैं। फिर हमारे पास है डिस्कवरी मेथड, यानी बच्चे को एक टॉपिक कोई चीज असाइन कर दी और बच्चे को कहा कि आपने खुद से करके आना है, तो उसके अंदर बच्चा डिस्कवर करता है चीजों को, और वहां से आपके पास जो है आप देखते हो कि बच्चा लर्न कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को और टेस्ट सॉल्यूशंस को। यानी इसमें स्टेप्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, फिर उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर वो हाइपोथेसिस करेगा कि ठीक है मैं इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर चूंकि उसने अब एक वो क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, फिर वो उसके ऊपर टेस्ट करेगा कि कौन सा सोल्यूशन बेटर है, और जो उसको बेटर रिजल्ट देगा उसके बाद वो उसको कंक्लूड कर देगा। क्लियर? देन वी हैव इंडक्टिव एंड द डिडक्टिव मेथड। बेसिकली मैं आपको आपसे पहले ही ये डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी अगर आप स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो तो आपका होगा इंडक्टिव, यानी आपने पहले बच्चे को पढ़ा दिया कि रूल्स क्या है और किस तरह से यानी पहले आपने बच्चे को एग्जांपल दे दी और फिर आप रूल की तरफ ले आए। इस तरह डिडक्टिव आपके पास होगा कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आपने पहले उसको रूल्स बता दिए, फिर आपने उसको एग्जांपल दी कि ठीक है आप इसको सॉल्व करो। ड्रिल मेथड हमारे पास क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस बार बार करवा रहे होते हो, जैसे स्पेलिंग है, टाइपिंग है, या मैथमेटिक्स क्वेश्चंस है। और लास्ट मेथड हमारे पास है क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी आप क्लास में गए, आपने बच्चों से डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एनिमल्स, और बच्चे वहां पे जाहिर आपके पास डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे आपको रिस्पॉन्स करना कर स्टार्ट कर देंगे कि जी हमें पता है ये एनिमल्स है। फिर आप उसको स्पेसिफिकेशन की तरफ ले आओ कि ठीक है एनिमल्स आपको ये पता है कौन सा एनिमल शार्प है, कौन सा एनिमल जो है इंटेलिजेंट है, या कौन सा एनिमल ऐसा है जो फास्ट रन करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो क्वेश्चन आंसर मेथड से थिंकिंग डेवलप होती है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे की जो एक एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है उसमें बहुत ज्यादा एक इंक्रीज आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो ये चीज आ गई। देन हम देख लेंगे टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग मेथड्स कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचिंग स्टाइल के अंदर अथॉरिटी स्टाइल है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोगों को कवर अप करवाऊंगी। यानी टीचर मेंटेन करता है कि किस तरह से क्लास को कंट्रोल और सपोर्ट करना है। फिर हमारे पास फैसिलिटेटर स्टाइल है, यानी टीचर गाइड करता है। डिमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल है, टीचर यूज करता है डिमॉन्स्ट्रेशन और विजुअल एड्स को। इंटरेक्टिव है, डिस्कशन यहाँ पे कर रहा होगा। डिफरेंट स्टाइल्स है ना। और फिर हमारे पास लेजिस फेयर स्टाइल, यानी स्टूडेंट गेट मैक्सिमम फ्रीडम, स्टूडेंट के पास होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा
सर्च करे, ढूंढे और फिर टीचर के साथ डिस्कस कर ले। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं टीचिंग के। अब एजुकेशनल फिलॉसफी की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एजुकेशन फिलॉसफी क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने माइंड में रखना है कि स्टूडेंट का लर्निंग बिहेवियर कैसा जा रहा है, आपने उसको स्टडी करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास कुछ थ्योरीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे रेलेवेंट अक्सर एमसीक्यूज आए हुए। जेन पियागेट यानी जिसने थ्योरी आपको दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मेंटल आप किस तरह से उस पर काम कर सकते हो, फिर स्टेजेस उसने दे दिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी ये चीजें उसने आपको बता दी। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज थी वो क्या था कि चाइल्ड के सेंसेस और मूवमेंट को देखा जाए। प्री ऑपरेशनल या वो उसको इमेजिन कैसे कर रहा है, कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग कैसे आ रही है, फॉर्मल ऑपरेशन या ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को वो डिवेलप कैसे कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ये बात स्टार्ट हो रही है। पहले जो सेंसरी मोटर्स है, पहले 2 ईयर्स का बच्चा, फिर प्री ऑपरेशनल के लिए 2 to 7, लॉजिकल के लिए 7 to 11, और जब आप फॉर्मल की बात करो तो यहाँ पे 11+ ईयर के बच्चे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास यहाँ पे जो चीज है वो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस तरह से यहाँ पे आ रही है। देन दूसरी थ्योरी हमें यहाँ पे दे दी गई है लेब की तरफ से, जिसमें फोकस किया जा रहा है सोशल इंटरेक्शन बच्चे का कैसा है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें पहला हमारे पास है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका मतलब यानी आप कह सकते हो कि वो काम जो चाइल्ड हेल्प से कर सकता है, यानी हम बच्चे बच्चे के पहले हेल्प करेंगे और फिर बच्चा उस चीज को करेगा। ठीक है जी, फिर हमें बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म एंड रिइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग हमें थ्योरी दी कि हम किस तरह से उसकी साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट हमारे पास क्या होता है, बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना। पॉजिटिव का मतलब है कि आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, जैसे गुड जॉब, या आप उसको बोल रहे हो लाइक उर्दू में जैसे बोलते हैं शाबाश, या फिर अप्रिशिएटेड। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव रिस्पोर्समेंट लाइक नेगेटिव चीज हटा देना, यानी होमवर्क कंप्लीट अगर नहीं है तो फिर आप उसको क्या कह रहे हो कि आप उसको पनिशमेंट कर रहे हो, या अगर आप पनिशमेंट नहीं कर रहे तो ये नेगेटिव रिफोर्समेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास कंप्लीट हो गई। फिर हमारे पास है एडवर्क की थ्योरी, जिसमें उसने कहा था ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बीएफ स्किनर की तरफ से, यानी उसके अंदर थोड़ी सी आपको चीजें ऐड करनी पड़ी। जैसे हमारे पास यहाँ पे लॉज उसने ऐड किए, रीडनीनेस या एक्सरसाइज इफेक्ट, यानी हमारे पास ये लॉज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ब्रनर ने कहा था, उसने हम आपको एक ऐसी थ्योरी की है फिलोसफी पे कि अगर आप बच्चे के लर्निंग के ऊपर वर्क कर लेते हो, यानी डिस्कवर कर लेते हो कि बच्चे को किस तरह की लर्निंग चाहिए, तो बच्चा जो है वो कामयाब हो जाएगा। अब उसके बाद हमने सारी बात की है अभी तक पेडागोजी की, एंड्रोगोजी की, और उसके अंदर टीचिंग मेथड्स की। ठीक है, ये हमारे पास सारा पार्ट हो रहा चल रहा है। साथ साथ हम बात देख रहे हैं कि टीचिंग हमारे पास किस तरह से काम कर रही है प्रोफेशनल के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मोटिवेशन, यानी हमने बच्चे को मोटिवेट कैसे रखना है। पहला तो हमारे पास पार्ट है इंट्रिंसिक, यानी हमने बच्चे को मोटिवेट करना है फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन, लाइक हम उसका पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप कर दें कि एक बच्चा जो है अगर वो काम कर रहा है तो वो हम उसके अंदर किस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो आपने इस चीज पे काम कर लेना है। दूसरी चीज है एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड। जैसे आप उसको ग्रेड्स अगर उसके अच्छे आए हैं तो आप उसको प्राइजेस दे रहे हो, अगर क्लास के अंदर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें जो है आपने रखी हैं एज अ गिफ्ट, तो वो उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, यानी वो उसके लिए भी काम करेगा। देन अगली जो चीज आपने माइंड में रखनी है प्रोफेशनलिज्म में, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब क्लास मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि डिसिप्लिन हो, इफेक्टिव लर्निंग हो, ये सारी चीजें। इससे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट, क्लास टाइम पे स्टार्ट हो रही है एंड हो रही है, अरेंजमेंट सेटिंग की सेम है ये नहीं है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारे का सारा आएगा क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटीज। अब देखो, एक अच्छा जो क्लासरूम होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने अगर प्राइवेट स्कूल, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा, सो दे ऑलवेज सेड अपने जो आपके रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ आपने एंगेजमेंट रखनी है, क्लासरूम आपका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर क्लासरूम जरा सा भी चीज आगे पीछे हो तो वो वैसे बहुत मैसी लग रहा होता है। तो आपने इन चीजों पर भी ध्यान देना है, और ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि ये अक्सर रूल्स पूछे जाते हैं एज द एमसीक्यूज। यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप। क्लासरूम मैनेजमेंट को भी आपने देख लिया, पढ़ाने के स्टाइल्स को भी आपने देख लिया, किस तरह से अपने लेके चलना है, मोटिवेशन आपने कैसे देनी है आपने वो भी देख लिया। अब अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। पहली चीज देखिए, असेसमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि लर्निंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और इवैल्यूएशन आपके पास है फाइनल जजमेंट देना। ठीक, अब इसके अंदर एक और वर्ड भी आ जाता है जिसको आप कहते हो मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है कि
आप चेक कर रहे हो, फिर आप किसी को नंबर्स दे रहे हो कि आपने आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स लिए हैं, तो ये मेजरमेंट हो गई। असेसमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इवैल्यूएशन यानी आप उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो और आप उसको एट द एंड मार्क्स दे रहे हो। यहाँ तक एक बात क्लियर है। असेसमेंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टेस्टिंग, और टेस्ट को ही यूज करके हम बच्चे की नॉलेज को मेजर करते हैं, उसके स्किल्स को मेजर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एजुकेशनल असेसमेंट। अब जब आप, जाहिर है आपका जो मेन कंसर्न है वो टीचिंग से है, तो आप असेस कैसे करोगे? नंबर वन पर है, आपने टेस्ट लेना है। टेस्ट कैसे लेना है कि आपने डिफरेंट जो भी आपने चीज पढ़ाई है या आपने सिखाई है, उससे रिलेटेड आप चीजों को बच्चे को देंगे और बच्चा उसको देखेगा और आपको आंसर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहे हो, तो मैथमेटिक्स में आपने जो क्वेश्चन बच्चे को कराया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाओगे और बच्चे को दे दो। अब जो हमारे पास टेस्ट है उसके ना टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आप आईक्यू टेस्ट को चेक करते हो कि बच्चे का आईक्यू कितना है, यानी आप पर्सन की पोटेंशियल को चेक कर रहे होते हो। दूसरा आपके पास परफॉर्मेंस है, यानी आप चेक कर रहे हो कि जो भी बच्चे को आपने सिखाया है, जो भी पर्सन को आपने सिखाया है, कि वो कितना उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकता है। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। अब बच्चा दो तरह से क्वेश्चन करेगा, एक आपके पास ओपन एंड है, दूसरा आपके पास क्लोज्ड एंड है। ओपन आपके पास कब होता है? जब आप अलाउ करते हो क्वेश्चन स्टूडेंट को कि वो अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस करे। और क्लोज एंडेड कब होता है? जब आपने एक बच्चे को पेपर दे दिया, उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बच्चे ने अपने मर्जी से उसके चेक करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, चार ऑप्शंस मौजूद है, बच्चा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेगा। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज की भी टाइप्स होती हैं, जैसे स्टैम, यानी आपको मेन क्वेश्चन और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दे दी गई, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फिर आपको ऑप्शन दे दिए गए, फिर उसमें कुछ डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी जो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहे, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन होगा, दूसरा आपके पास एक कोई ना कोई की दी हुई होती है, वो दे दी जाएगी। तो इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट का हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि हम बच्चे को इस तरह से मेजर करेंगे कि उसको हमने मार्क्स देने हैं। पर्पस हमारे पास असेसमेंट का क्या होता है? एक तो डायग्नोस करना, यानी आइडेंटिफाई करना बच्चे कहाँ पे वीक है, कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कंपैरिजन हम कर सकें, रिपोर्ट बना सकें, रिसर्च कर सकें बच्चे के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे बच्चा वीक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन कर सकें, फिर मॉनिटरिंग कर सकें उसके नेशनल लेवल के ऊपर, और हम उसको मजीद बेहतर की तरफ लेके आ सके। ये हमारे पास पर्पस होता है। अब टाइप्स असेसमेंट की क्या है? डायग्नोस्टिक है, यानी बिफोर इंस्ट्रक्शन आपने जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी वीक एरियाज क्या है। फिर फॉर्मेटिव है, आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है और लाइक क्विजेस वगैरह आप दोगे, आप यहाँ से उसको असेस करोगे। उसके अलावा समेटिव असेस है, यानी आपने इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। प्लेसमेंट असेसमेंट, यानी आपने स्टूडेंट के लेवल को डिटरमाइन कर लिया। फिर परफॉर्मेंस फिजिकली या आपने उसकी स्किल बेस पे, परफॉर्म के बेस पे आपने उसको असेस कर लिया। ऑथेंटिक असेसमेंट, यानी किस तरह से वो रियल वर्ल्ड के अंदर टास्क परफॉर्म कर रहा है। सेल्फ असेसमेंट, यानी अपने आप को असेस करना। पीयर असेसमेंट, यानी स्टूडेंट एक दूसरे जो क्लासमेट्स है उनको असेस करें। देन है हमारे पास पोर्टफोलियो, यानी बच्चे ने जो काम किया है वो उसको कलेक्ट करके लेके आएगा और उस बेस पे उसकी असेसमेंट की जाएगी। फिर रब्रिक बेस असेसमेंट, यानी बच्चे का क्राइटेरिया और स्कोरिंग लेवल के ऊपर हम उसको असेस करेंगे कि कितने स्कोर्स लिए हैं किसी बच्चे ने। और फिर रब्रिक पर्पस, यानी हम उसको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देंगे कि इस क्राइटेरिया पे अगर आप पूरे उतरते हो तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ये वाली सारी चीजें हमारे पास असेसमेंट में आ जाती हैं। आपने इनके जो नाम है वो याद कर लेने हैं, ताकि अगर एमसीक्यूज आता है हो तो आपको पता हो कि कौन से असेसमेंट किस पर्पस के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है करिकुलम। अब करिकुलम हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम अपने एजुकेशनल जो चीजें होती हैं हम उसको प्लान करते हैं। करिकुलम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कोर हमारे पास है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दे आर कंपलसरी। इंग्लिश हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर लेवल के अंदर हमारे पास आता है। सो कोर करिकुलम में हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट, हिडन के अंदर वो चीजें जो हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने लोगों के बिहेवियर से सीख रहे होते हैं। स्पाइरल हमारे पास जो रिपीटली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी हम उस वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास आता है फंक्शनल, यानी हम प्रैक्टिकल लाइफ स्किल से फोकस कर रहे होते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास है एजुकेशनल फिलोसफी। एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर हमारे पास कुछ फिलोसफीज दे दी गई हैं, जैसे जॉन डरे ने हमें
सिखाया कि हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हम लर्न नहीं कर सकते। इसी तरह से दूसरे हमारे पास है प्रैग्मेटिज्म, देन सोक्रेट्स ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया, प्लेटो ने आइडियलिज्म, अरिस्टोटल ने रियलिज्म के ऊपर हमने बात की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पता है कि हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर हमने डिफरेंट मोड्स को हमने डिस्कस कर लिया था पीछे, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल के अंदर, यानी आपने बच्चे के किन एरियाज पे वर्क करना है कि उसकी डेवलपमेंट हो सके, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं। सो आपने इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। सो चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से भी अक्सर एमसीक्यूज आया हुआ होता है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है। मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फैक्ट, जिसमें हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सोरो टैक्सोनॉमी, मोटिवेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा सोक्रेटिव मेथड, करिकुलम और असेसमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर मैं आप इस जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर मैं इस सब को समराइज करूँ, तो समराइज मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशन का मेन पार्ट है। सो अगर आप इस सारे के सारी चीजों को कवर अप कर लिया है, इसका मतलब है कि जो आपका 20% का एक पार्ट है टेस्ट के अंदर, आपका वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। प्लस अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज है जो मिस हो चुकी हो मेरे पास से, मेरे एंड से, सो आप मुझे वो इन्फॉर्म कर सकते हो, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपका रिवाइज हो जाए और बाकी लोगों की हेल्प हो सके, राइट। सो या अभी तक के लिए यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट वीडियो आप किस पार्ट पे चाह रहे हो मुझे बता दो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन जनरल नॉलेज और मैथ्स। सो लेट्स सी कि अगर कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं तो मैं कमेंट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, अदरवाइज जो मुझे लगेगा कि जो बेस्ट है आपके लिए, मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगी। सो यस, दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।